हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज वर्मा और आप देख रहे हैं पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो मैथ का है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या से कहते हैं। ठीक है ना, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वास्तविक संख्या। परिमेय और जब अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं तो उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एक तरीके से और कह सकते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम वास्तविक संख्या में लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट हमारा हेडिंग है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपने वैसे पढ़े हुआ है। ठीक ना, पढ़ा हुआ है क्लास 8 में भी। a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक ना, अभी हम बता दे रहे हैं a क्या है, ये सब क्या है। ठीक ना, देखिए ये a क्या है, भाज्य। ठीक ना, भाज्य बराबर भाजक, ये इसको b को भाजक और ये भागफल और ये शेषफल। ठीक ना, शेषफल यही होता है। ठीक ना, आपने क्लास 8 में इसे पढ़ा है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, 56 यहाँ पर है। ठीक ना, और यहाँ पर आपका है 6 ले लीजिए। ठीक ना, अब इसको आप डिवाइड करिए, 6 9 जा 54। ठीक है, 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, आपका भाजक है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, भाज्य। ठीक है, ये आपका हो गया भागफल और ये आपका जो बचा है ये इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक ना, इसी को हम b कर रहे हैं। ठीक ना, ये वाला b है। ठीक है, ये a है। ठीक है, और ये q है। ठीक ना, और ये रिमाइंडर r है। ठीक है, अब इसी से क्या बताया गया है, एचसीएफ निकालने का तरीका बताया है। ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल यही वाला ले लीजिए। ठीक है, इसी को आप एग्जांपल एक तो ले लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे 6 ये आपका 9 बार में गया 54। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा। अब क्या करते हैं, ये जो भाजक है इसको हम आपका भाज्य बना देते हैं। ठीक ना, 2 3 जा 6। ठीक ना, जो आप ये आया है किस नंबर से ये पूरा डिविजिबल हुआ है, कटा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। यही हमारा आ जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक ना, 6 और 56 का एचसीएफ पूछ देगा आपसे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू आर इज लेस देन बी। देखिए यहाँ पर मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर जो होता है या तो 0 के इक्वल होगा। ठीक ना, या तो 0 से बड़ा होता है। ठीक ना, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होता है या तो 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका 0 से बड़ा है। ठीक ना, और आपका यहाँ पर 54 रहता तो 9 में पूरा कट जाता तो 0 आ जाता। ठीक ना, तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक ना, अब जो भाजक है b आपका है वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। ठीक है, ये और ये देख लीजिए, रिमाइंडर से ये आपका रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक ना, भाजक से। ठीक है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब आइए हम अपना क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम करने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले हैं। ठीक ना, हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक ना, एचसीएफ निकालना है इसका। ठीक ना, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए पहले क्या, यहाँ पर हमको देखना पड़ता है a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a क्या था, भाज्य था। ठीक ना, ये भाजक था। ठीक ना, तो इसमें भाज्य क्या हो जाएगा, जो बड़ा है सबसे वो हो जाएगा आपका भाज्य। ठीक ना, a यहाँ पर बड़ा है। ठीक ना, a को बड़ा दिखाएगा, a इज ग्रेटर देन b है। ठीक ना, तो 225 बड़ा है 135 से। ठीक ना, तो भाज्य को आप जानते हैं कि बीच में रखते हैं। ठीक ना, यहाँ पर ये भाज्य हो गया। ठीक ना, यहाँ पर 130 भाजक हो गया। ठीक है, कितने बार में जाएगा आपका, ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, ठीक, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, और फिर 12 में से 3 गया 9, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 90 हो गया। ठीक ना, अब हम क्या करते थे, अब ये वाला जो भाजक था इसको भाज्य बना देते थे। ठीक ना, 135 यहाँ पर लिख देते थे। ठीक है, 1 बार में गया 90। ठीक है, 90, 5 में 0 गया 5, 30 में से 9 गया 4। ठीक है, अब ये वाले भाजक को क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। ठीक है, इसी तरह हमें प्रोसेस चलना रहता है। ठीक ना, भाजक को भाज्य बनाते चलते हैं। ठीक है, जब तक ये पूरा 0 शेषफल हमारा ना आ जाए तब तक हम एचसीएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। हम 90 को इधर लिखेंगे, 45 2 जा 90 होता है। ठीक ना, अब 0 हमारा आ गया। ठीक ना, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ किसको हम लेते हैं, b की वैल्यू को, भाजक का, भाजक को ही हमें एचसीएफ दिखाना होता है। ठीक ना,
तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 45, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए हम, तो आपने देखा एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इस तरह आप स्कूल में कर सकते हैं, लेकिन कई टीचर जो होते हैं ना, तो इस तरह स्कूल में नहीं देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम थोड़ा सा चेंजिंग भी नहीं है, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे करते हैं एक बार। ए क्या था इसमें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम आपको बताए थे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। ए क्या था, भाज्य था, आपका यहाँ पर लिख दीजिए 225। बी क्या है, भाजक है 135, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। 135 और क्यू क्या है आपका 1 बार में गया है, ठीक ना, 1 बार में गया ना यहाँ पर। ये हो गया, कितना बचा था आपका रिमाइंडर 90, ठीक है। ये हो गया आपका, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लिख दीजिएगा। फिर देखिएगा अब ये हो गया आपका, ठीक ना। अब ये भाज्य हो गया 135, यहाँ पर है 135 लिखिए। अब यहाँ पर ये बी की वैल्यू भाजक, और फिर ये है 1 बार में गया है, ठीक ना, 45 पाया है। फिर यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जब तक इस सेसफल 0 ना आ जाए किए है ना वहां पर। अब फिर लिखिए यहाँ पर देखिए 90 है भाज्य, फिर भाजक 45, फिर आपका भागफल 2, और फिर रिमाइंडर कितना बचा है 0। अब 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। एचसीएफ बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया आपका 45, ठीक ना। बी की वैल्यू हमेशा लिखते हैं, ठीक ना, भाजक की वैल्यू को ही एचसीएफ कहते हैं, ठीक ना। तो आपका आ गया यहाँ पर एचसीएफ 45, ठीक ना। बी यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि बी ही होता है, ठीक ना, बी होता है एचसीएफ, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह आपको स्कूल में करिएगा, ये हम प्रीफर नहीं करते हैं। इस तरह आप रफ कार्य में इस तरह कर सकते हैं, ठीक ना। इसको साइड में ऐसे करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बार बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। स्कूल में इसी तरह बेसिकली किया जाता है। अगर बाय चांस आपको इस तरह दिक्कत हो रहा होगा, स्कूल में नहीं कर पाए, तो ये वाला तरीका ऐसे कर दीजिएगा। आपको कुछ ना कुछ नंबर, 2 नंबर का तो 1 नंबर तो आपका कंफर्म है कि मिल ही जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको एचसीएफ तो अब अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक से है, क्लास 10 की एनसीईआरटी, उसी बुक से हम ले रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का, ठीक ना। 1.1 का फर्स्ट का ए हम आपको बता चुके हैं, ठीक ना। बी और सी जो है आपको घर से करके लेके आना है, ठीक ना। इस पे कट का निशान लगा, मतलब घर से करके लेके आना है, ठीक है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो आप जरूर से इसे घर पे लगा के आइए। अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक ना, विषम पूर्णांक होना चाहिए धनात्मक, ठीक ना। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ऐसे टाइप को क्वेश्चन के लिए मानना पड़ता है, ठीक है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है, ए है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ठीक है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। यहां पर देखिए आप क्या बोला है, 6q+1, ठीक है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है, ठीक ना। उसको बी कर रहे थे, तो यहां पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है। आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आर का वैल्यू जो भी होगा भाजक से आपका क्या होगा, एक कम होगा, ठीक ना। तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक ना, 0 हो सकता है, पूरा कट सकता है, या तो 1 आ सकता है रिमाइंडर, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, 6 से कम होता है, ठीक ना। भाजक से हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर कम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 0, ठीक ना। ए बराबर इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। तो क्या रखेंगे, r बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, r बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर रख के देखिए क्या हो रहा है। ए बराबर आपका क्या आ जा रहा है, ए बराबर आपका आ जा रहा है 6q+0, मतलब ए बराबर आ गया आपका 6q, ठीक है। और फिर देखिए अगला क्या है, आर बराबर क्या रखना पड़ेगा 1, तो इतना हम लिख नहीं रहे हैं, ज्यादा लॉन्ग जाएगा, तो आप इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है। आर बराबर 1 रखेंगे तो ये बराबर 6q+1 हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पर 1 रखा गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसी तरह, आर बराबर 2, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में रखने पर, तो ए बराबर 6q
प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर हो गया आपका 6 प्लस 3। ठीक है, अब r बराबर 4 रखेंगे, a बराबर 6 प्लस आपका हो गया 4। ठीक है, अब r बराबर क्या रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में आपका 5 रखने पर। ठीक है, तो a बराबर 6 प्लस 5। ठीक है, अब r बराबर 6 मस्त रख दीजिएगा क्योंकि भाजक से हमेशा छोटा ही होता है रिमाइंडर। ठीक है, या तो 0 हो सकता है या उससे छोटा होगा। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या बोला, तो क्वेश्चन में हम क्या सिद्ध करने को बोलता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक विषम होना चाहिए। ठीक ना, सम नहीं, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो देखिए हम जब हम r बराबर, ये देखिए जब हम r बराबर यहाँ पर आपका 1 रख रहे हैं, ठीक ना, जब r बराबर 1 रख रहे हैं, विषम रख रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्लस 1 प्राप्त हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर r बराबर 1 रखे तो 6 प्लस 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, मिल गया आपको। ठीक है, जब हम फिर विषम कोई रखे, हम विषम धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो गया आपका, r बराबर 3 रखें तो 6 प्लस 3 मिल गया। ठीक है, और फिर हम कोई विषम धनात्मक पूर्णांक रखे, r बराबर 5 रखें तो हमें क्या मिल गया, 6 प्लस 5 है। तो इससे सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, विषम पूर्णांक के लिए 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सुन लीजिए एक बात और, आपको इसमें क्या करना है, प्रश्नावली 1.1 का आपको एक सॉल्व करके आना है क्वेश्चन अगले वीडियो में, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर आपका बस बोल दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक ना, इसे बोल दिया उसका वर्ग, ठीक ना, स्क्वायर करने, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, नहीं है तो अगली वीडियो में तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही। आप लोग अगर सॉल्व कर लें तो कमेंट बॉक्स में इसका आप इमेज भेज सकते हैं या तो सॉल्व करके उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है गुणनखंड विधि से क्या करना है हमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के, अच्छा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, हाँ तो देखिए हम प्रश्नावली 1.2 पे थे। ठीक ना, पहला क्वेश्चन हम बोल रहे थे कि इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोल रहा है, ठीक ना, 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, खत्म हो गई। ठीक है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, साइड में आपने एलसीएम तो सीखा ही होगा। ठीक है, एलसीएम सीखा होगा तो साइड में आप इसको निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 2 से लेके गए 70, ठीक ना, फिर 2 से 35, ठीक है, फिर 5 से गए आपका 7, फिर 7 ये 1, ठीक ना, तो यही हमारा जो आगे इसको गुणा में लिख दीजिए, अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया। ठीक ना, 2 2 5 7, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया, यही अभाज्य गुणनखंड आपका 140 का। ठीक ना, फिर अगला एक है आपका 156 का, दूसरा क्वेश्चन भी इसका देख लीजिए एक, अगर नहीं समझ में आया हो तो 156, ठीक ना, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आप साइड में क्या किए, एलसीएम टाइप से आप इसका कर लीजिए, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका 2 बार में जाएगा। ठीक है, 78, फिर 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 और फिर 2 9 जा 10, ठीक ना, फिर 3 बार में 1 और 3, फिर 13 बार में ये हो गया आपका 1। ठीक ना, तो इसको गुणे में लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 2 3 13। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अब। तो फ्रेंड्स आपको अभाज्य गुणनखंड तो निकालना पता चल गया होगा, ठीक ना। इसमें हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, प्रश्नावली 1.2 का है, फर्स्ट का आपको 3 4 5 करके आना है। ठीक ना, हम 1 2 बता दिए, 3 4 5 आपको करके आना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक ना, बोला है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इन तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, जांच भी करना है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बोला है, किसका एचसीएफ एलसीएम हमें ज्ञात करना है, 26 और 91। ठीक है, क्या बोल रहा है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। मतलब इन दोनों का गुणनफल जो होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड अलग लिख देंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड अलग लिख देंगे। ठीक है, इससे एचसीएफ एलसीएम हमें पता चल जाएगा। आपने
क्लास 8 में ही पढ़ा होगा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक ना। एचसीएफ एलसीएम तो आप लोग निकालना ही होगा, एचसीएफ भी निकालते हैं, ठीक ना। देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। 26 का अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए यहाँ पर, एलसीएम टाइप से आप निकाल लीजिए। 2 बार में 13 और ये 13 बन जाए 13, ठीक ना। 2 और ये आ गया 13 आपका, ठीक ना। 91 का भी इसी तरह आप निकाल लीजिए, 91, ठीक ना। तो यहाँ आपका ये चला गया आपका 13 7 91, ठीक ना। 7 से आप पहले लेके चल जाइए सिस्टम से, ठीक ना। यहाँ पर आपका 7, ये हो गया आपका 1 और 2 1 3, ठीक ना। 13 बार में आपका चल गया 7 × 13, ठीक है। एलसीएम क्या होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर 13 ये कॉमन आ रहा है, ठीक ना। ये आपका जो कॉमन भाग आपका आ रहा है ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया, आपको डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, ठीक ना। यहाँ पर ये आपका हो गया 13 एचसीएफ, ठीक ना। 2 का होगा तो 1 उसको लिख देंगे 13, ठीक ना। एचसीएफ यहाँ पर आ गया आपका 13। अब फिर एलसीएम निकालना है। यहाँ पर 13 का एक पेयर हो गया 13 और ये 2 और 7 इसको लिख देंगे, ठीक ना। 2 इसमें कॉमन भाग नहीं लिखा जाता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक ना। 13 यह हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो बोला है, अब बोला 26 और 91 था, ठीक ना। अब एचसीएफ गुणे एलसीएम मतलब इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए, ठीक ना। बोला है आपको कि एचसीएफ गुणे एलसीएम जो होता है वो कि नहीं, दो संख्या जो आपका ए और बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप ए संख्या, इसको बी मान लीजिए, इसका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ आपको ए गुणे बी, ठीक ना। तो एचसीएफ कितना है हमारा, अगले पेज पे आपको बताते हैं, ठीक ना। इरेज करके बताते हैं। हाँ तो देखिए हमारा क्या था, एचसीएफ क्या था 13 और आपका ये एलसीएम क्या है 2 × 7 × 13, ठीक है। और आपका ए नंबर क्या था आपका 26, ठीक ना। और फिर बी नंबर क्या था आपका 91। तो ये दोनों आपको बराबर, आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक ना। करके देख लीजिए, 13 जा 169, ठीक ना। 7 2 जा 14, ठीक है। और ये 26 × 91। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए साइड में, आपका 169 ये हो गया 14, ठीक ना। 4 9 जा 36, 6 और 3 4 6 जा 24, 7 2 और 1 जा 4 4 2 जा 6, ठीक ना। ये हो गया 1 9 जा 9 और ये 6 और ये 1, ठीक है ना। 6 और ये आपका हो गया 6 6 13 और 2 3 आपका 6 6 आ रहा है ना, 2 3 6 6। अब इसका ही मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, ये 1 6 जा 6 और 1 2 जा 2 और फिर यहाँ पर हो गया 9 6 जा आपका हो गया 54 4 और 5 9 2 जा 18 18 और 5 आपका हो गया 23, ठीक है। तो हो गया 6 और ये 6 और ये 3 और ये 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको हम सिद्ध करके भी दिखा दिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनखंड के बराबर होता है, ठीक है। आप इसमें क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में, अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमने करवा दिया, डिटेल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड आप होमवर्क में है आपका, ये करके आइएगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन भी है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपको समझ में तो आ गया होगा, अब दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। अब हम देखिए, अब क्वेश्चन के द्वारा आपको समझा दिया तो समझ में आ ही गया होगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक ना। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 12 15 और 21 का क्या करना है, एचसीएफ भी एलसीएम भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक ना। 15 का 3 5 जा 15, ठीक ना। 21 का 3 7 जा 21, ठीक ना। अब एचसीएफ निकालना, एचसीएफ में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो कॉमन वाला आपका दिख रहा है, 2 तो है नहीं कॉमन सब में, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 तो है, 3 मिल जा रहा है, 3 तो मिल जा रहा है, देखिए 3 7 तो नहीं है, बस ये आपका एचसीएफ आ गया 3, ठीक ना। एचसीएफ आ गया आपका 3, जो तीनों में कॉमन हो, ठीक ना, उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। अब एलसीएम में आपको कुछ दिक्कत होगा तो देखिए आप क्या करिएगा, 2 सबसे ज्यादा किस में है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, किस में है, ठीक ना। पहले वाले में ये 2 तो वैसे, तो इसको 2 2 लिख दीजिए, ठीक ना। 2 तो है, 2 लिखा गया, ठीक ना। अब 3 सबसे ज्यादा किस में है, तीनों में तो एक एक ही है, तो लिख दीजिए कोई भी इसमें का एक, ठीक ना 3।
अब 5 किस में ज्यादा है, सबसे दूसरे वाले में 5 लिख दीजिए, ठीक है ना। और फिर सबसे ज्यादा 7 किस में है, 7 हो गया, ठीक ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एलसीएम जो है आपका मिल जाएगा, ठीक ना। इसको आप भी करके बता दीजिएगा कितना आया था, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 1 वर्ड आंसर है, ठीक ना। इसको आप बता दीजिएगा, ठीक है, कितना मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। बाजी गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल दिए, ठीक ना, एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। चौथे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एचसीएफ 306, 657 का जो एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 9, ठीक ना। हमें क्या करना है, एलसीएम बताना है इसका, ठीक है। तो हमें आपको अभी एक फॉर्मूला ही बताया है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक ना। तो उसी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ये 2 नंबर आपका दिया है, ठीक है, ये 2 नंबर दिया है, a इंटू बी हो गया, ठीक ना। ये इसका एचसीएफ जो है आपका दे दिया है आपका 9, ठीक ना। और गुणे एलसीएम तो लिखना ही पड़ेगा, ये हो गया आपका ए नंबर, ये बी हो गया, 2 नंबर का 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ आपका दिया था 9, ठीक ना, इन दोनों का एचसीएफ दिया था 9, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपको पक्षांतर करने आता ही होगा, ठीक ना। गुणे में है, ये 9 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये 9 यहाँ चला जाएगा, ठीक ना, ये गायब हो जाएगा आपका, ठीक ना, एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। आप कटा दीजिए आप इसको, कितने बार भी कटेगा देखिए, ये 9 3 जा आपका हो गया 27, 3 और 6, 9 4 जा 36, ठीक ना। ये 34 मल्टीप्लाई 57, ये आपका हो गया एलसीएम, ठीक ना। इसको भी आप एलसीएम जो है आप सॉल्व करके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, अब तो मल्टीप्लाई तो आप जानते ही होंगे, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और एक और दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इन दोनों को बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो पहला वाला हम आपको बता दे रहे हैं भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है ना। दूसरा वाला आप इसी में का पार्ट है और में दिया उसको करिएगा आप घर पे, ठीक है। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है ना। जिसका 2 से ज्यादा खंड हो, ठीक है ना, 2 से ज्यादा खंड है उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए बोला है कि भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, ठीक है। इसमें से देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्या रहते हैं इसमें से आपको कॉमन ले लेना है 13, ठीक ना। 13 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 13 तो कॉमन लिया ही जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या बचेगा 7 इंटू 11, ठीक ना। ये आपका हो गया 13 इंटू 7 इंटू 11 हो गया ना, ये 13, ठीक ना। ये वाला चीज आ गया, और फिर प्लस में इसमें से 1, इसमें ये तो 1 ही हो जाएगा, 13 देख लीजिए आपका सेम आ गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है, 13 और ये हो गया आपका 78, ठीक है। अब इसका क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 3 8 जा 24, 2 3 7 जा 21 और ये 2 23, ठीक है। अब 1 8 जा 8, ठीक है, और ये 1 7 जा 7, ठीक है, 4 और ये हो गया 3 11 और ये 7 2 9 1 10, ठीक ना। 1014 आया, ठीक ना, 1014 आया। अब इसको आप कटाइएगा, 2 से पहले कटाइएगा, देखिएगा 2 का पहले इसमें खंड आएगा, फिर 2 का तो बहुत ज्यादा खंड आ जाएगा, फिर 3 का आएगा, फिर कई 2, इसमें 2 से ज्यादा खंड आ जाएंगे, ठीक ना। 2 नंबर से ज्यादा खंड आ जाएंगे, ठीक ना। 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का, ऐसे करके 2 से अधिक आ जाएगा, ठीक ना। तो इससे क्या पता चलता है कि ये भाज्य संख्या है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये मेथड 1 है, ठीक ना। मेथड 1 में हम क्या किए हैं, पूरा टोटल लेके गए, इसको यहाँ पर आप एलसीएम निकाल दीजिए, खंड देखिएगा 2 से ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। पता चल गया भाज्य संख्या है, ठीक ना, ठीक ना। यहाँ पर लिख दिएगा 2 से ज्यादा खंड प्राप्त हुए, आप यहाँ उस खंड को दिखा दीजिएगा और लिख दीजिएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक ना। सेकंड मेथड क्या, आप इसी को देख लीजिए, 78 को ही देख लीजिए, 2 से ज्यादा खंड आ रहे हैं तो पता चल जाएगा। देखिए 78 का एलसीएम भाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, 2 ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 9, ठीक है, 9 हो गया, ठीक ना। ये हो गया आपका 3, ठीक ना, 1 और ये हो गया आपका 3, ये 13, ठीक ना, 1। देखिए 3 खंड आए ना, 3, 2 से ज्यादा खंड आए ना, तो क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया। इस तरह भी आप इसको, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक ना, इसका शॉर्ट मेथड है, ठीक है। ज्यादा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको नहीं देखना पड़ेगा, ठीक ना, यहीं से आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक ना। हमारे चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो जो हम इसके क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं आप इसको करके आइएगा। थैंक यू।